Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here with another test paper that is of December 2014, पेपर 3। और ये जो पेपर होता है इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको डिटेल डिस्कशन तो करवाऊं, लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा बताने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आज का ये जो मेरा लेक्चर होगा वो लेंथी भी हो सकता है। अगर मुझे ये लगा कि क्वेश्चंस इतने इजी आ रहे हैं जिनके कंसेप्ट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज का पेपर जो है मैं फास्टली टू द पॉइंट आपको डिस्कस करवाऊंगी। और ये पॉइंट डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जितना जल्दी टेस्ट पेपर कवर हो जाए उतना ही हमारी रिवीजन हो जाएगी। और अगर ये अगर लेक्चर लेंथी हो तो आप जो है 2-3 बार बीच में गैप लेके इसको देख सकते हो, लेकिन ये लेक्चर आप जरूर देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इट मे बी पॉसिबल दैट इसी लेक्चर में से ही जो 75 क्वेश्चन हो सकता है उसमें से 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो हमारे लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर आप पूरा देखिए, आपका वीडियो पूरा देखिए, जिससे आप अपनी रिवीजन कर पाए। चलो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट लॉ दिसंबर 2014 का पेपर 3। इसके अंदर 75 क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, और अगर ये मुझे लगा कि काफ़ी लेंथी लेक्चर हो रहा है तो मैं इसे बीच में भी ड्रॉप आउट कर सकती हूँ और 2 अलग अलग लेक्चर बना के अपलोड कर सकती हूँ। अगर मुझे लगा कि एक ही लेक्चर में हम कवर कर देंगे, 1 या सवा घंटे का लेक्चर बन जाता है, तो मैं 1 ही घंटे में इसको कवर कर दूँगी और फिर मुझे डबल लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फिर वो हम जून का 2015 का पेपर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर काफ़ी दिनों तक हम किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूटी में अपने जो कोर्सेज हैं, जो सिलेबस है वो उसको कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमने शुरू कर रखा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस और एसआरए को। तो इस तरह से जो है ये यूजीसी नेट का दिसंबर का 2014 का जो पेपर है उसमें काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे सिलेबस के हैं 75 में से तकरीबन 70 क्वेश्चन हमारे सिलेबस के हैं, तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड असर्शन एंड रीजंस एंड आंसर यूजिंग द गिवन वर्ड। सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है, फिर देखेंगे क्या वो एक दूसरे के राइट रीजन है या नहीं है, क्या वो स्टेटमेंट भी राइट है या नहीं, वो सब कुछ हम देख लेते हैं। द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस कैन बी ग्रांटेड टू अनेबल द डिटेनी टू आर्ग्यू हिज केस इन पर्सन। क्या जो रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस होती है, क्या वो डिटेनी जिसको डिटेन कर रखा है वो खुद पर्सनली आके आर्ग्यू करता है? देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर वो पर्सनली आर्ग्यू कर पाता तो उसे हैबेस कॉर्पस की रिट क्यों लगानी पड़ती है? हैबेस कॉर्पस की रिट इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि टू प्रेजेंट द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस का यूज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट नहीं है, ये स्टेटमेंट ही राइट नहीं है, क्योंकि आर वर्सेस सेक्रेटरी के स्टेट में ये बात कही गई थी। जब ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो ये किसी भी केस में नहीं की गई थी, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए एंड आर आर राइट। जब राइट ही नहीं है तो कोई राइट नहीं आंसर। ए इज़ राइट, राइट नहीं है। ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ राइट, आर भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच इनकरेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हैबेस कॉर्पस की रिट किस लिए होती है? प्रोड्यूस द बॉडी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्टली मैच्ड है। फिर है कि कोवारंटो में क्या होता है कि इशू टू ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग। जो कोवारंटो होता है इसमें ये कह रखा है कि स्टॉप प्रोसीडिंग के लिए आप कोवारंटो लगाओगे, लेकिन कोवारंटो रिट वो होती है, कोवारंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, यानी कि जो अधिकारी किसी पोस्ट पर है तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी के तहत यहाँ पर अपनी पोस्ट को एंजॉय कर रहे हो। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या है, रॉन्ग है। थर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी काम को प्रोहिबिट करना। जो है कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस टाइम में प्रोहिबिशन की रिट फाइल की जाती है कि जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग हो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। तो ये जो है कि लोअर कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन करने के, क्वेश्चन का मतलब है जो भी जजमेंट पास हुआ है उसको क्वेश्चन करने के लिए है, तो प्रोहिबिशन तो होता है रोकने के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर है मैंडामस। मैंडामस क्या करता है, कमांड देता है किसी भी व्यक्ति को। जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैंडामस के तहत उसे ड्यूटी परफॉर्म करवाने के लिए कमांड दी जाती है। तो फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन। तो थर्ड भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकरेक्टली मैच्ड। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें बी। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 ऑफ द सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कन्फाइंड टू। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कन्फाइंड है कहाँ तक? सिटीजन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है 51 है वो कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तक कन्फाइन है।
ये नहीं कि सारे जो विदेशी लोग भी अपने देश में आते हैं उनके लिए कन्फाइन नहीं है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है 51A में जो है सिटीजन तक ही लिमिटेड है, तो उसको आप दूसरे पर्सन पर नहीं थोप सकते। अगला है असर्शन और रीज़न। रीड असर्शन एंड रीज़न एंड आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। कोड ऑफ कंडक्ट है स्टैट्यूटरी फोर्स। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हम किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए, क्या वो एक कानूनी तौर पर क्या है फोर्स है, कानूनी तौर पर उसे लागू करवाया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट। कानूनी तौर पर नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट तो कोई भी कंडक्ट होता है उसी को कोड ऑफ कंडक्ट की कैटेगरी में लेके आया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फिर सेकंड कह रहा है कि आर्टिकल 102 भी कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कहता है, आर्टिकल 102 भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात नहीं कहता। फिर बात आ रही है इसके अंदर कि क्या स्टेटमेंट सही है। ए और राइट, जब दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग है तो राइट आंसर वो होएगा जिसके अंदर दोनों रॉन्ग आएंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ए एंड बी आर राइट। ये राइट नहीं है, ए आर दोनों रॉन्ग है, वही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड असर्शन। फिर असर्शन पे आ गया। वन ऑफ द टू एक्ट्स, दो एक्ट बनाए गए हैं। एक एक्ट जो है लिस्ट 1 के तहत बनाया गया 66 के, और दूसरा एक्ट जो है एंट्री 25 के तहत बनाया गया है। तो बताइए कि दोनों में से जो एक्ट है क्या वो रेस्पग्नेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। देखिए जो लिस्ट 1 है वो आपको पता है यूनियन लिस्ट है, जो पार्लियामेंट है उसके पास उसका अधिकार है राइट बनाने के लिए। और लिस्ट 3 जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। तो जो लिस्ट 3 का अगर कोई लॉ बन गया है और लिस्ट 1 का कोई लॉ है तो कौन सा प्रिवेल करेगा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दोनों में अगर किसी प्रकार की इनकन्सिस्टेंसी होता है सेंटर और स्टेट में तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, तो यहाँ रिपग्नेंट हो सकता है। फिर बिकॉज इन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी केस में ये बात कही गई थी, तो ये जो रिपग्नेंट होता है ये बात तो सही है, लेकिन अन्नामलाई के केस में ये बात नहीं कही गई थी। ये बात कही गई थी माइनरस अश्वनी वर्सेस स्टेट और तमिलनाडु के केस में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है इसकी रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी जो है राइट है। तो क्या आंसर होना चाहिए जिसमें ए राइट हो और आर रॉन्ग हो, तो राइट ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द गवर्नमेंट इज डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ राज्यसभा, अगर गवर्नमेंट को राज्यसभा के फ्लोर टेस्ट पे डिफीट हरा दिया जाता है तो क्या परिणाम निकलेंगे। क्या पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग सदन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है, ये भी नहीं होता। प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज किया जाता है, ये भी नहीं होता। नथिंग हैपन्स, कुछ भी हैपन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि असर्शन और रीजन है कि जो पावर है आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एक कॉन्स्टिट्यूट पावर है, संविधान के द्वारा दी गई है। क्या उसमें लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया जा सकता है 7th शेड्यूल के तहत। जो 368 जो होता है ना, उसमें जो पावर्स होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, तो उसे किसी भी कंडीशन में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। फिर क्या है कि शशांक शेखर मैत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस केस को डिसाइड किया गया था, ये स्टेटमेंट दी गई थी। जब ये स्टेटमेंट सही ही नहीं है तो आप कैसे कह दोगे कि कहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई। जब स्टेटमेंट ही सही नहीं है तो ये कहीं नहीं दी गई, तो दोनों ऑप्शन इसके रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। फिर है यूजिंग कोड गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, आपको बताना है। नीचे के ये कुछ ऑप्शन को आपके देख के ये करेक्ट आंसर आपने देखना है। क्या कह रहा है, यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या डील करता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की पावर है, नहीं जी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की पावर नहीं है। जुडिशियल अथॉरिटी भी नहीं है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा, तो सही ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 और 2 को आपने मैच करना है। यहाँ पर ये केस के कुछ नाम है, वैसे तो ये केस इतने ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा। देयर इज़ नो रिजिड फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए कोई भी विशेष तौर पे फार्मूला नहीं है। ये बात किस में कही गई थी, ये बात कही गई थी पी के रॉय के केस में। चॉइस ऑफ अप्लीकेंट ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बात किस में कही गई थी, ये बात कही गई थी
RS दास में। फिर है जस्टिस शुड नॉट बी डन, जस्टिस सिर्फ केवल किया नहीं जाना चाहिए बल्कि वो दिखाई भी दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहाँ से निकल के आई, कौन से केस से निकल के आई, आर वर्सेज ससेक्स जस्टिसेज। मीनिंग ऑफ बायस फिर किस में बच गया, लास्ट। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट का सी, सेकंड का A, थर्ड का B और ये इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10। रीड असर्शन ए एंड रीजन आर फाइंड आउट करेक्ट आंसर्स। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डज नॉट ग्रांट एब्सोल्यूट। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कई बार सरकार कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकाल देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने फिल करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है कुछ एग्रीमेंट डिसाइड किया जाता है। जब कोई व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सरकार के साथ और सरकार बाद में बिना किसी नोटिस के और कुछ कॉन्ट्रैक्ट को जो भी नोटिफिकेशन आई उसको रिजेक्ट कर देती है, तो उस मामले में जो हर्जाना है वो विक्टिम को भोगना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग कहा गया है कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है कोई भी एब्सोल्यूट राइट जो है ग्रांट नहीं करती है। तो ये बात तो सही, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन अगर वहाँ नेचुरल जस्टिस का राइट है, अगर मान लो आज सरकार ने नोटिफिकेशन दी कि रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है और कुछ लोग वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और उसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 2 दिन के बाद सरकार कहती है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसी है वो नहीं हो सकती, तो उसमें जो है दूसरी पार्टी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनको जो है सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, फेयर हियरिंग नहीं होती है और नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उस मामले के अंदर जो है आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को लेके आ सकते हो, अदरवाइज आप उसे लेकर नहीं। जो पहली स्टेटमेंट है हमारी वो स्टेटमेंट हो जाती है राइट। फिर है सेकंड, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ फेयर हियरिंग। क्या फेयर हियरिंग के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर उसे प्रोटेक्ट ना किया जाए तो फिर क्या है, जो प्रोमिस है उसको नेगेट कर देगा, माना नहीं जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पर ये जो है स्टेटमेंट आप देखना क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। पहले में कहता है कि एब्सोल्यूट राइट ग्रांट नहीं करता, सही है, लेकिन उसमें ये बात भी कही गई है कि अगर एब्सोल्यूट राइट ग्रांट नहीं करता तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब हुआ, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ कि राइट टू फेयर हियरिंग भी उनको दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है 2017 के अंदर एक रिट फाइल की गई थी, क्योंकि इसके अंदर जो है एग्जामिनर ने बी ऑप्शन को राइट बताया था, लेकिन ये जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में निकल के आया कि इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन राइट हैं और दोनों ऑप्शन को राइट किया गया। और जो एक एस्पायरेंट जो था लॉ का यूजीसी नेट का जिसने एग्ज़ाम दिया था वो कोर्ट में उसने चैलेंज किया था, तो उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिले थे इस क्वेश्चन के लिए और कोर्ट ने भी उसको जो है 60% उसके मार्क्स आए थे नेट में, तो वो 62% कर दिया गया था। तो इसके दोनों राइट आंसर हैं। गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी जो बायस के रिगार्डिंग केस है, केएल त्रिपाठी का केस क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, लास्ट 2 केस हैं जो रॉन्ग हैं, उनका कोई राइट आंसर से नहीं कनेक्शन। तो इसमें जो कन्फ्यूजन है तो इसके 2 ऑप्शन राइट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वाइल सर्सियरी कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल, सर्सियरी जो है वो जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल बॉडी दोनों के लिए लागू की जा सकती है, दोनों के लिए ऑर्डर किए जा सकते हैं। सेकंड चीज़ कहती है कि मैंडामस जो है वो एक डिक्लेरेशन होता है, तो सर्सियरी को क्या दोनों के लिए इशू किया जाता है। हाँ जी, सर्सियरी एक ऐसी रिट है जिसको दोनों के लिए इशू किया जाता है, जुडिशियल बॉडी में भी लागू किया जाता है और क्वेसी जुडिशियल में भी लागू किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड है कि मंडामस जो है कभी इशू किया जाता है, वो कमांड दी जाती है कि वो अल्ट्रा वायरस एक्ट ना किया जाए। मंडामस एक्चुअली होता है कि कमांड होता है, लेकिन इसमें कहा गया डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। सर्सियरी जो है क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के जो है वो इशू की जाती है, तो लेकिन उसका अगर उसने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ढंग से ना किया उसके रिगार्डिंग ये नहीं होता उसके अंदर। सर्सियरी में तो ये होता है कि जो ऑर्डर है उसको क्वैश कर दिया जाता है। सर्सियरी कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट सुप्रीम पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती और मैंडामस को जो इशू किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी जो है रॉन्ग है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द, किस तरीके से आप कह सकते हो कि अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन हो, जो डिस्क्रिशनरी पावर दी है उसका गलत प्रयोग किया गया है। पहला नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, अगर ढंग से दिमाग का यूज़ नहीं किया, क्या ये स्टेटमेंट हो सकती है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ऑडियोल्ट्रम जो पॉलिसी है वो नहीं लिया गया है। इररेलेवेंट कंसिडरेशन हुआ है कि ढंग से बात की सुनवाई नहीं की गई, तो लास्ट के 3 ऑप्शन जो है राइट होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा डी।
व्हाट आर द प्रिंसिपल लेड डाउन ए के करीब के केस में क्या प्रिंसिपल लेड डाउन? ये बेसिकली जो है ए के करीब एक्ट का जो केस है, ये केस 1969 में आया था। ये मोस्टली जो है नेचुरल जस्टिस की बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में। तो ये केस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। फाइंड करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर निकालिए। ए क्वासी जुडिशियल बॉडी में नेवल रिव्यू, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या वो अपने डिसीजन का रिव्यू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या वो रिव्यू कर सकती है? जब कर ही नहीं सकती रिव्यू, तो पहला आंसर जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। रिव्यू कर ही नहीं सकती, ना इनको कोई रिव्यू का अधिकार है। लेकिन बाकी ऑप्शन देख लीजिए कि अगर ग्रेव एरर ऑफ लॉ है तो क्या रिव्यू कर सकता है? जब उसको रिव्यू का राइट ही नहीं है तो चाहे ग्रेव एरर ऑफ लॉ हो चाहे ना हो, रिव्यू नहीं हो सकता। वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है। ऑल ट्रिब्यूनल्स में रिव्यू द डिसीजन, क्या सारी ट्रिब्यूनल जो है अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है? नहीं कर सकती। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, सेलेक्ट आंसर बताइए करेक्ट आंसर क्या है केसेस के बारे में। पोजीशन के रिगार्डिंग, पोजीशन के रिगार्डिंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल के केस है, तो इनमें से अपने कोई कन्फ्यूजन जो है क्रिएट नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्ट जो है केस के नाम ही देख लेते हैं कि बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इनमें जो है केस जो है कौन से केस जो इससे रिलेटेड है, तो लास्ट के जो 2 केस हैं वो पोजेशन से रिलेटेड हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2nd और 3rd, जिसमें 2nd और 3rd ऑप्शन है तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ऑस्टिन ने ऑनरशिप को डिस्क्राइब की गई थी कि ऑनरशिप जो है वो डिटरमाइन करता है रेफरेंस टू वन ऑफ द फॉलोइंग, किन चीज़ को डिटरमाइन करता है? ऑनरशिप रिस्ट्रिक्शन इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, क्या किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है, उसमें किसी प्रकार की पाबंदियाँ लगाई जाती है? नहीं। तो इनडेफिनेट होता है पॉइंट ऑफ यूजर के हिसाब से इनडेफिनेट होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है कि वेस्टेड राइट जो है इमीडिएट इंटरेस्ट देता है। सही है कि वो जब भी वेस्टेड राइट होगा परमानेंट राइट होता है, एब्सोल्यूट राइट होता है, और जब वेस्टेड राइट किसी को दिया जाता है तो उसी टाइम उसको जो है इमीडिएट जो उसको राइट जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन इज राइट। सेकंड कहता है कि जो कॉन्टीजेंट राइट होता है, कॉन्टीजेंट का मतलब है जो कुछ कंडीशन पे बेस्ड होता है, वो राइट भी इमीडिएट इंटरेस्ट होता है, वो इमीडिएट इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? द राइट स्टेटमेंट इज फर्स्ट ओनली, द राइट आंसर इज ए। देयर इज क्लियर कट डिवीजन बिटवीन द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेशन और जुडिशरी के बीच में क्लियर कट डिवीजन जो है डिफरेंस है, किसने डिसाइड कर दिया था? किस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ने ये डिस्कशन किया था कि लेजिस्लेशन और जुडिशरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? ये बात कही थी एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ने। फिर है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो प्रेसिडेंट है उसको सिर्फ जुडिशियल शुड नॉट बी पर्टिफाइड नॉर जुडिशियल डिक्टा, जुडिशियल डिक्टा के तौर पर उसे सामाजिक न्याय से आप अलग नहीं कह सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ये मामला जो है किस केस में निकल के आया था? ये मामला निकल के आया था बेंगलौर इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। फिर हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइड द सोर्स ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल और मटेरियल सोर्स में किसने डिवाइड किया था? सालमन ने डिवाइड किया था। मैंने जूरिस्प्रूडेंस के जब लेक्चर बनाए थे उसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन भी करवाया था। फिर है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गोदार्ट रेसोडेंडी क्या होती है? रेसोडेंडी क्या होती है मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई भी डिसीजन है जो प्रेसिडेंट है उसको फॉलो किया जाता है, बट उसको फॉलो किस लेवल में किया जाएगा? रेशो में, कि कितने सर्कमस्टेंसेस जो उससे डील करते हैं उसी हिसाब से उसको उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, तो रेशो के हिसाब से होता है। तो अब राइट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन इन डिसीजन विच इज़ द डिसिसिव स्टेटमेंट, जो है डिसिसिव, किसी को डिसीजन दिया गया उसमें डिसिसिव स्टेटमेंट है क्या, उसके रिलेटेड होता है। कंक्लूजन जो होता है वो मटेरियल फैक्ट पे बेस पे होता है, तो यही इसका आंसर है। थर्ड कहता है कि द रीजन गिवन बाय द कोर्ट जो है वो उसका डिसीजन का जो रीजन है क्या वो माना जाता है? नहीं। क्या कोर्ट के ओपिनियन होता है? वो भी नहीं होते, लेकिन जो कंक्लूजन होता है जज का वही माना जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट है न्यूलम क्राइमन, जो इंजंक्शन होता है लेजिस्लेचर में कि जिससे जो भी जिसके ऊपर भी शक है व्यक्ति को उसको प्रोसिक्यूट किया जा सके। न्यूलम क्राइमन का मतलब होता है नो क्राइम, कि जब कोई क्राइम नहीं हो तो उसमें किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। टू अवॉइड इम्पॉसिबिलिटी एंड टू सेटल द क्वेश्चन, असंभव जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है किसी केस में, किसी केस क्वेश्चन को सेटल करने के रिगार्डिंग, तो क्या उसमें जो है लेजिस्लेचर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, और आर जो है रीज़न जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो राइट आंसर है ए।
पार्टिसिपेशन इन सम मैनर इन द एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन बाय ऑल द पर्सन टू बी प्रोसिक्यूटेड नेसेसरी, कि जब सभी ने मिलकर कोई पार्टिसिपेशन किया किसी केस के अंदर तो क्या सभी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी? हाँ जी, सभी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। सेक्शन 34 कहता है आईपीसी का। फिजिकल प्रेजेंस जो है क्या जरूरी होती है? मैंडेटरी नहीं होती। फिजिकल प्रेजेंस भी मैंडेटरी होती है या नहीं होती, वो बताइए। मैंडेटरी नहीं है, ये बात भी हमने की थी 34 जब आईपीसी का किया था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ए का है कि जब सभी का पार्टिसिपेशन होगा तो वो उनको इक्वली लायबल माना जाएगा, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उनको दोषी करार दिया जा सके। ये बात कही गई है कि फिजिकल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं होता। कमीशन ऑफ क्राइम के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका राइट आंसर है। मिटिगेटिंग फैक्टर क्या होता है? जब भी आप किसी को डेथ पेनल्टी देता हो तो उससे मिलता जुलता हुआ क्या तत्व जो है, क्या जो तथ्य है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पहला, जो मर्डर जो है वो प्रीवियसली प्लान था, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो प्रीवियसली प्लान था? उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सच मर्डर इन्वॉल्व एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हुई थी, कुछ एक्सेप्शनल हार्डशिप्स थे, क्या उसको आप फैक्टर को जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। सच मर्डर वार अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपने करा, क्यों करा उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जी अपने सेल्फ डिफेंस में किया, या पब्लिक सर्वेंट ने अपने आप को शो ही नहीं किया कि वो पब्लिक सर्वेंट है। व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड बाय द एक्यूज्ड इन्फ्लुएंस, जब एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस में मान लो किसी को मेंटल स्ट्रेस था तो क्या वो उसको कर सकता है जस्टिफाई? उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंस को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। द गिस्ट का मतलब कंक्लूजन है किसी कॉन्स्पिरेसी का, लाइज इन द फॉर्मिंग द स्कीम बिटवीन 2 और मोर पर्सन, कि जब भी कोई 2 और जो ज़्यादा लोग मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उसके साथ उसी कॉन्स्पिरेसी या उसी प्लानिंग के साथ वो आगे ओवर एक्ट कर देते हैं, फर्दर कोई एक्ट कर देते हैं, तो क्या वही उसका कंक्लूजन होता है? सही है, ये उसी का कंक्लूजन होगा। द एलिज्ड एग्रीमेंट मस्ट प्रोवाइड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो एलिज्ड एग्रीमेंट है, जो कॉन्स्पिरेसी होता है उसको साबित करना मुश्किल हो जाता है, तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं पार्टिसिपेशन के लिए वो उसको कॉन्स्पिरेसी को साबित करते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो ऑप्शन है वो राइट है, दोनों स्टेटमेंट राइट है और ये इसका करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए। 27th, विच ऑफ दिस फैक्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट द डिग्री ऑफ नॉलेज, किसी को कितनी नॉलेज थी, वो कौन सा ऐसा फैक्ट है जो ये नहीं बता सकता कि क्या नॉलेज थी? नॉन टू बी फॉल्स, क्या वो स्टेटमेंट जिसमें वो ये कहता है कि उसे पता था कि वो गलत है, तो क्या उसको डिग्री बता सकता है? बता सकता है। बिलीव टू बी फॉल्स, उसे पता था कि वो झूठी बात है। स्टेटमेंट नॉट बिलीव टू ट्रू, उसे विश्वास नहीं था कि वो स्टेटमेंट सही है। एक ऑफेंस कमिट तो किया गया लेकिन उसको अफर्म नहीं किया गया, तो इस प्रकार की नॉलेज को आप कंस्टिट्यूट नहीं कह सकते कि उसने कमिट किया था या उसमें अफर्म किया या नहीं किया, उस चीज़ को आप लेकर नहीं चल सकते। वट ऑफेंस इफ एनी हैज़ बिन कोज्ड बाय एक्यूज्ड, एक्स के द्वारा निम्नलिखित सर्कमस्टेंसेज में ऑफेंस हुआ है तो यहाँ क्या ऑफेंस बनेगा? एक्स हैज़ सम वर्बल रैंगल, कुछ कहा सुनी होगी अपनी वाइफ से, और इन कोर्स ऑफ दैट, इसके तहत उसने अपनी वाइफ को जोर का मुक्का मार दिया और उसके बाद जो है ये 2 घंटे के बाद उसकी वाइफ मर जाती है। मेडिकल एविडेंस कहते हैं कि जो पॉजिटिव फैक्टर है वो रैप्चर है, कि स्प्लीन जो है उसकी पेट के अंदर जो कुछ स्प्लीन थी उसको जो है डैमेज हुआ है। तो इस मामले में एक्स ने क्या किया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, किया कल्पेबल होमिसाइड थी और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था, या ग्रीवियस हर्ट थी, या होमिसाइड था, या सिंपल हर्ट थी? तो आप नॉर्मल सेंस में समझिए, तो क्या ये ग्रीवियस हर्ट है? ये जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कुड नॉट बी हेल्ड टू बी एन ऑफेंस, कौन सी प्रॉपर्टी को अगर आप लेके जाते हो तो थेफ्ट नहीं आएगा? दुर्गा आइडल को आप लेके जाओगे, दुर्गा की मूर्ति को, तो वो थेफ्ट की कैटेगरी में आता है। फिर है कि कुकिंग गैस, किसी के सिलेंडर को उठा के ले जाओगे तो थेफ्ट में आएगा। फॉरगॉटन नंबर, किसी ने अपना अम्ब्रेला भूल गया और अपने उसे चोरी कर लिया, थेफ्ट हो जाएगा। रनिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया गया, ऑटोमेटिक मूव था, तो इसको थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं लाओगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो। इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए पर्सन फिडुशियरी कैपेसिटी, एक आप भरोसे के अंदर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी रखते हो और वो उसे कन्वर्ट कर लेता है। ए पर्सन हैज़ ए राइट टू कन्वर्ट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम फिडुशियरी रिलेशनशिप,
कि क्या एक पर्सन को अधिकार मिल जाता है कि किसी ने विश्वास करके उसके पास कुछ प्रॉपर्टी रखी है तो उसको जो है वो क्या करे, अपने यूज़ के लिए बदल दे। तो क्या ये हो सकता है? तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, क्या स्टेटमेंट आएगी कि यहाँ पर जो पहला है कि जो है उसको कन्वर्जन के लिए, ट्रस्ट के लिए रख तो सकता है, लेकिन सेकंड में जिसके पास रखा है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट कर सके। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए इज़ राइट बट आर इज़ रॉन्ग। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट का क्या है? टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग ही प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, अबेटमेंट करना, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। आगे स्टेटमेंट डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन दी गई है? क्या कोई पोल्यूशन एयर, वाटर और सोइल का होगा? क्या उससे बोला गया है? क्या जब प्रेजेंस है किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की एनवायरमेंट में जो आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहे, क्या उसको बोलोगे आप? द प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एन एनवायरमेंट पर जो भी कोई भी प्रेजेंस है कोई भी एनवायरमेंट में किसी प्रकार के वातावरण पोल्यूशन को की उपस्थिति जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन है। तो सही आंसर होगा इसका थर्ड। अगला है अ कंपनी वॉज अनलॉफुल पोल्यूटिंग स्ट्रीम। एक कंपनी है गलत तरीके से जो झरने हैं और नदियां हैं उनके अंदर ट्रेड से, व्यापार से संबंधित कुछ पोल्यूटेड आइटम वहाँ डालती हैं। कोर्ट ने डिसाइड किया जी कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता वाटर एक्ट 1974 के तहत। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो सेकंड स्टेटमेंट लायबल तो उसकी है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। राइट आंसर क्या आएगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सी। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट क्या करता है? कंपनसेशन देता है। किस बेस पर देता है? फॉल्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बेस पे। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है, डैमेज और इंजरी वर्कमैन को हो जाती है, या डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, तो थर्ड जो वर्कमैन के रिगार्डिंग आ गया। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है, इंजरी होता है, डैमेज होता है, तो उसके लिए लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, तो कंपनसेशन दिया जाता है। तो कौन सा आंसर राइट है? डी। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉनिकल ऑर्डर। क्रॉनिकल ऑर्डर में आप बताइए कि पहले कौन सा केस आया। सबसे पहले केस आया था जो MC मेहता का केस है 1996 में आया था। फिर MI बिल्डर्स का केस है वो 1999 में आया। हिंचलाल तिवारी का केस है 2001 में आया। इंटेलेक्चुअल फोरम का जो केस है 2006 में आया। तो क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। राइट ऑप्शन इज डी। मैच कीजिए। इंटी जनरेशनल इक्विटी जो है किस प्रिंसिपल के तहत निकल के आया था? ये निकल के आया था थर्ड के अंदर, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में आया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था? ये निकल के आया रियो डिक्लेरेशन 1992 में, प्रिंसिपल 3 कहता है। और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमने पहले भी किया था, अर्थ समिट 1992 से निकल के आया था प्रिंसिपल 15। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहाँ से निकल के आया? रियो डिक्लेरेशन 1992 से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड। तो राइट ऑप्शन इज डी। फॉर विच स्पेशल पर्पज ए कंडीशनल परमिट फॉर हंटिंग एनी वाइल्ड एनिमल कैन नॉट बी ग्रांटेड। किस पर्पज़ के लिए जो है आप हंटिंग जो है अलाउड नहीं कर सकते? प्रिपरेशन ऑफ स्नेक विनोम, आपने सांप का जहर लोगों को बचाने के लिए यूज़ करना है तो वो तो अलाउड हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर जूज़ के लिए जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं उनमें कलेक्शन के लिए जो है आपको वहाँ पर ये कह दिया गया है कि आप अलाउ करोगे। तो क्या उसमें कलेक्शन लिया जा सकता है, स्पेसिमेन लिया जा सकता है? क्या साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउ हो सकता है? नहीं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउ नहीं हो सकता। अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कुछ सीखने के लिए अगर करना है तो रिसर्च हो सकता है। तो आंसर होगा इसका सी कि उसमें अलाउड नहीं होगा। अंडर हुज स्पेसिफिकेशन द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज अंडरटेकन। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर सेल्स एंड यूजेस रूल के रिगार्डिंग जो है स्पेसिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? इनके रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन आप नॉर्मल देखिए, प्लास्टिक से रिलेटेड है तो जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। फिर इंटरनेशनल लॉ में भी डिफाइन ब्रॉड टर्म एज द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपन द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट जो है कही गई है चार्ल्स जी फैंगविक के द्वारा। तो इसमें ज़्यादा कुछ लर्निंग वाला, समझने वाला नहीं है। मैच कीजिए इनमें से कौन सा केस किन से रिलेटेड है? पुर्तगाल वर्सेस इंडिया हमने पहले भी डिस्कस किया, टेरिटरी से रिलेटेड है ये केस। ये जो है ए आएगा यहाँ पे। फिर है बुर्किना फासो का केस भी हमने किया था,
ये केस जो था हमारा फ्रंटियर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग था। बुर्किना फासो और पुर्तगाल का 4th, और स्पेन वर्सेस कनाडा का जो केस है वो फिशरीज जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग है। कोलंबिया पेरू का अजाइलम केस है। इंटरनेशनल ये केस है, तो क्या आंसर है? ए का 3rd है और बी का ए का 4th है, बी का 3rd है और सी का 2 है और डी का 1 है। तो राइट ऑप्शन इज बी। मैच कीजिए। रिकॉग्निशन क्लॉथ्स द रिकॉग्नाइज स्टेट विद राइट्स एंड ड्यूटी इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट्स को रिकॉग्निशन जो है, उस रिकॉग्निशन को आप क्या कहोगे? वो होता है कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। कौन सा होता है वो? कंस्टिट्यूटिव थ्योरी होता है। फिर रिकॉग्निशन इज मेयरली फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होता है। रिकॉग्निशन सिर्फ एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट का मतलब कबूलनामा होता है कि जिससे फैक्ट्स जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये इसको क्या, कौन सी रिकॉग्निशन बोलेंगे? डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलेंगे। स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पोजेसेस द एसेंशियल एलिमेंट स्टेटहुड एंड फिट टू बी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो रिकॉग्निशन है कि स्टेट जो है कोई भी पोजेशन अपने आप को उसको मान्यता देता है और जो एलिमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पर फिट होने चाहिए, इस प्रकार की रिकॉग्निशन को क्या बोलते हैं? ये डी फैक्टो रिकॉग्निशन की टेम्परेरी रिकॉग्निशन होती है। रिकॉग्निशन इज फाइनल। फाइनल रिकॉग्निशन किसको बोलते हैं? डी ज्योर को। जो फाइनल है उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं होता। राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए का 2 और बी का 4, 2, 4, ए इसका राइट ऑप्शन होगा। एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन में पहले भी करवा चुकी हूँ। एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ मैक्सिको के द्वारा प्रोपाइंड की गई थी। प्रोविजंस दैट द यूएनओ हैज़ नो कॉम्पिटेंस टू इंटरवेन। कौन सा प्रोविजन कहता है कि यूएनओ किसी के डोमेस्टिक मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा? तो ये प्रोविज़न क्या कहते हैं पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो पर्पज़ की बात करता है। आर्टिकल 2 का 7 जो है वो कि कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, उसकी बात करता है। आर्टिकल 7 का 2 कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशन में जो इंटरवेंशन है वो जो है स्टेट के द्वारा नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल 247 बता देता है। और आर्टिकल 7 का 2 कहता है कि सेक्रेटरी जनरल की जो पावर्स है उनके रिगार्डिंग जो है ऑप्शन जो है डिस्कस किया गया है 1907 में। तो इस प्रकार से जो सेक्शन आर्टिकल 2:7 में जो डोमेस्टिक रिलेशन की बात कही गई है और आर्टिकल 7:2 में कुछ और डिटेल डिस्कशन है जो हमारे लिए करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। मैच कीजिए कि डिसीजन कौन कौन से ईयर में आए हैं। लिथल वाला जो केस है वो केस आया है 1921 में। बैंक ऑफ इथियोपिया का केस आया है, मैं मार्क कर देती हूँ। लिथल का जो केस है 1921, बैंक ऑफ इथियोपिया का 1937 में। अराटंजू मेंडी केस जो है वो आया है 1939 में और यूएस वर्सेस पिंक आया है 1942 में। तो पहला जो है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्रॉनिकल ऑर्डर बताना है कि कौन सा एक्ट जो है पहले आया। सबसे पहले आया चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके बेस पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया। उसके बाद इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स आई इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल राइट पे, और लास्ट में सिविल आया। तो पहला ऑप्शन है ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी, ए बी डी सी। तो राइट ऑप्शन इज सी। अब आ जाता है हिंदू मैरिज एक्ट पे। अवॉइड मैरिज रिमेन वैलिड। एक वॉइड मैरिज जो है वैलिड रहेगी अगर उसकी डिग्री आप नहीं लेके आते। देखो वॉइड मैरिज जो होती है वॉइड अब इनिशिएशन होता है जिस टाइम कोई मैरिड था पहले से, सेक्शन 5 की जो कंडीशंस हैं वो पूरा करके कोई शादी नहीं होती तो वॉइड मैरिज होती है। अगर आप उसकी डिग्री नहीं लोगे कोर्ट से तब भी वो वॉइड मैरिज ही डिक्लेयर होगी, उसको कभी भी वैलिड मैरिज नहीं कहा जा सकता। वॉइड मैरिज कभी भी वैलिड नहीं होती चाहे वो डिग्री ले या ना ले। तो ये प्रोपोजिशन क्या है? सेकंड प्रोपोजिशन है वो है राइट। जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो तब तक वैलिड रहेगी अगर उसके रिगार्डिंग कोई डिग्री नहीं ली गई है कंप्यूटेड जुरिस्डिक्शन से। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड आर राइट बट फर्स्ट इज करेक्ट। एज पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं? मोनोगेमी का मतलब है कि सिर्फ एक ही जो है शादी करनी। मेंटल कैपेसिटी,
हाँ मेंटल कैपेसिटी जो बी पार्ट में आ गया। ब्राइड ग्रूम के रिगार्डिंग 5 के क्लोज 3 में आ गया। नो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप 5 के क्लोज 4th में आ गया। स्पिंदा रिलेशन से बाय कस्टम 4th या 5th ऐसे ही किसी में है, मुझे कंफर्म नहीं है स्पिंदा पहले आ रहा है या प्रोहिबिटेड आ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट ऑप्शन। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में किस में कहा गया था कि जो इंट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेक्शन 9 जो इंट्रा वायरस का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल है और अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहले जो केस आया था तीसरीता का केस है, उसमें कहा गया कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आया हरविंदर कौर का दिल्ली हाईकोर्ट का केस, वो ये कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और उसी साल में सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन का जो केस आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये बात कह दिया कि इंट्रा वायरस नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। एक मुस्लिम जो है ट्रिपल तलाक से अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया और अब वो मैरिज करना चाहता है, वो कैसे करेगा? अब तो ट्रिपल तलाक वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म ही हो गया है एकदम से। जो ट्रिपल तलाक है, तलाक और बिद्दत है, जो ऐसे तो ट्रिपल तलाक ही दिया जाता है, लेकिन तलाक और बिद्दत एक साथ 3 तलाक जो देते हैं वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्या वो कोई भी पाबंदी नहीं है या जो है उस वाइफ की रिक्वेस्ट से या वो मैरी नहीं कर सकते? अगर वो मैरिज करेंगे तो पहले किसी और से उसको शादी करनी पड़ेगी। तो यही टर्म है जो मुझे मुस्लिम लॉ में बिल्कुल पसंद नहीं है, हलाला, कि अगर 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच में अगर कोई कन्फ्यूजन हो गया और उन्होंने डाइवोर्स ले लिया तो उनको अगर वो मैरिज करना चाहते हैं उनको मैरिज का राइट मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लॉ कहता है कि अगर उन्होंने गलती की है तो पहले वो वाइफ है किसी और से शादी करेगी, उसके साथ रिलेशन बनाएगी, फिर डाइवोर्स लेगी और फिर फर्स्ट हस्बैंड से वो शादी कर सकती है। इन गिविंग अ चाइल्ड, अगर बच्चे को आपने अडॉप्शन में देना है हिंदू फादर को, तो क्या रिक्वायरमेंट है? जब वाइफ की कंसेंट जरूरी नहीं है। जब भी कोई अडॉप्शन किया जाता है किसी मैरिड के द्वारा तो मैरिड कपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोनों की रजामंदी से ही बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसी कंडीशन है जहां आप बच्चे की अडॉप्शन बिना मदर की इच्छा के भी कर सकते हो। क्या रीज़न है वो? सी हैज़ बिन डिक्लेयर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हुआ है, तो इस कंडीशन में वो अपनी कंसर्न नहीं दे सकती। सही है ये ऑप्शन। फिर है फाइनली कंप्लीट, संसार ही छोड़ दिया है, या वो हिंदू ही नहीं है अब, तो फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेस देन 18 और उसकी एज जो 18 साल से छोटी है, क्या उस मामले में उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी? तो ये इस ऑप्शन में पूछा गया है। तो जो 18 साल की एज का जो है वो कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिसमें कोई छूट मिले। तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिसके हैं वो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। हिंदू मदर कैन बी, हिंदू मदर जो है नेचुरल गार्जियन हो सकती है माइनर की, हालांकि उसके फादर में जीवित है और वो प्रॉपरली केयर नहीं करते। ये बात किस में की गई थी? इसके लिए लैंडमार्क केस है, गीता हरिहरन का केस है, वो इंपॉर्टेंट है। सरदला मुदगल का केस जो कन्वर्जन के रिगार्डिंग है हिंदू मैरिज एक्ट में। जीजाबाई पठान खान का केस है कर्ता के रिगार्डिंग है। और MM गांगुली का जो केस है उसमें जो है 10 ईयर्स के जो मेल चाइल्ड है उसकी कस्टडी के रिगार्डिंग केस है। तो ये जो राइट ऑप्शन है इसका गीता हरिहरन का केस। मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन किस में है। ये सेक्शन 2 जो है हिंदू प्रोटेक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज के रिगार्डिंग है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड जो है कौन से क्लोज में दिया गया है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड जो दिया हुआ है सेकंड में, सेकंड के अंदर इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड दिया हुआ है। फिर ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी कहाँ दी हुई है? ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी दी हुई है 2 के 7th में। फिर हस्बैंड मिसिंग हो गया है तो वो किस में दिया हुआ है? 4th में। फिर इम्पोर्टेंसी दी हुई है 5th में। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, की कौन सी थ्योरी जो है वो भी कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं की गई है? वो है ब्रेक डाउन थ्योरी। फोल्ड थ्योरी के बेस पे तो जो अडल्ट्री वगैरह के जो ग्राउंड उसके बेस पे तलाक लिया जा सकता है। विल थ्योरी के कंसेंट हो गया, म्यूचुअल कंसेंट हो गया। ब्रेक डाउन थ्योरी जो है अभी तक सिर्फ इरिट्रेबल ब्रेक डाउन के रिगार्डिंग रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा का केस आया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना है। ह्यूमन राइट्स आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल राइट्स, उसको एलिनेबल किया जा सकता है। एलिनेबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या ह्यूमन राइट को आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो? हम दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चेंज इज ए जनरल रूल, चेंज जो है सोसाइटी का, समाज का एक रूल है। क्या ह्यूमन राइट भी बदलते रहेंगे चेंजिंग सोसाइटी के साथ साथ? तो देखिए ह्यूमन राइट कभी नहीं बदलेंगे। आज भी अगर आप पैदा होते हो तो आपको वही मेडिकल फैसिलिटी, ऐसे नहीं कि हालात बदल गए तो आपकी वो ह्यूमन राइट जो है खत्म हो गए, तो वो नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? ह्यूमन राइट क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन, ह्यूमन राइट लेजिस्लेशन के द्वारा बनते हैं, ठीक है ये।
लीगल ड्यूटी है कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, इज़ नॉट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट देम, तो क्या वो दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करने की ड्यूटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। इंटरनेशनल कंसर्न जो है यूनियन चार्टर में दिया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है उसको पर्सनली और डायरेक्टली जो है एग्रीव्ड को वायलेशन माना जाता है, सही है। तो चारों स्टेटमेंट इसमें राइट है। द पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन का जो पर्पज़ है वो नेशनल सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन का जो पर्पज़ है मेंटेन हारमनी, जो नेशंस हैं उनके बीच में हारमनी स्थापित करने, समन्वयता स्थापित करने, शांति स्थापित करने की बात करता है। और जब सिक्योरिटी की बात आती है, सिक्योरिटी काउंसिल जो एक अलग आप कह सकते हो बॉडी है जो ये मेंटेन करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आर्टिकल 1 चार्टर का ये कहता है, आर्टिकल 1 जो है चार्टर का कहता है हारमनी के बारे में, तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है वो भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। राइट टू नेशनलिटी, राइट टू मैरी एंड राइट टू फाउंड ए फैमिली आर राइट अंडर, कौन से राइट्स है ये सिर्फ वुमेन के राइट नहीं है, सोशल राइट नहीं है, इनहेरेंट राइट भी नहीं है, तो ये कौन से राइट्स हैं, ये सिविल राइट्स है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सॉरी, राइट ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन 3 जिसमें दिया हुआ है डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड नॉर्मली जो है नोटिफाई की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मुनसिफ कोड नोटिफाई नहीं की जाती। जब आप सीआरपीसी वगैरह पढ़ते हो तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि आपको सेशन कोर्ट का ही डिस्कशन मिलता है कि सेशन कोर्ट ही स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। और कौन कौन सी कोर्ट्स है जो स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, सिर्फ एक सेशन कोर्ट ही तो की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका, सेशन कोर्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, फर्स्ट फोर्थ नहीं, लास्ट ऑप्शन आएगा इसका राइट। पावर ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट कमीशन के एक्ट में कहाँ दी गई है, आर्टिकल 13 और 14 जो है वो इंक्वायरी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम के बारे में बात करता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और सेक्शन 10 जो है वो ओपिनियन की बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, राइट ऑप्शन है फर्स्ट और 2, जहाँ फर्स्ट सेकंड है तो बी इज द राइट ऑप्शन। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है कि उसको अच्छी तरह से संभाला नहीं गया, उसको डर है कि उसको जो निकाला जा सकता है उसके धर्म, जाति, देश, मेंबरशिप से। तो ये क्या स्टेटमेंट राइट है, यही रिफ्यूजी की डेफिनेशन है जो दी गई है रिफ्यूजी एक्ट में। कह रहे हैं कि बिकॉज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन रिफ्यूजी इन इट्स आर्टिकल 1 से, क्या आर्टिकल 1A ये बात कहता है, आर्टिकल 1A में डेफिनेशन नहीं है, आर्टिकल 1 में ये डेफिनेशन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा A इज राइट बट R इज रॉन्ग, दिस इज द राइट ऑप्शन। मैच कीजिए मैगजीम को। पहला आप देख लेते हैं, यूबी रेमेडियम इबी जस, यूबी रेमेडियम जहाँ कोई रेमेडी है वहीं पर कोई न्याय मिलेगा। तो डी का क्या ऑप्शन है, वेयर देयर इज ए रेमेडी देयर इज ए राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है बी के साथ, उबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज ए रॉन्ग देयर इज ए रेमेडी, सी का आ जाएगा फोर्थ। क्वाई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इसका मतलब ये होता है कि जो है कि जो व्यक्ति जो कोई एक्ट करता है वो ये समझा जाएगा लॉ में कि अगर किसी दूसरे ने भी किया है उसके थ्रू तो ये माना जाएगा कि वो एक्ट खुद ने किया है। तो ये आ गया। साइंटी नॉन फिट इंजरी, नो इंजरी जब तक कि उसको कोई नॉलेज ना हो, साइंटी का मतलब कोई नॉलेज ना हो तो कोई इंजरी नहीं होती। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो राइट ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव डिफेंस है, टॉर्ट में कौन सा डिफेंस ले सकते हैं, पब्लिक गुड का कि लोगों की भलाई करे के लिए, प्रिस्क्रिप्शन का, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, रीजनेबल केयर का। तो टॉर्ट में आप कौन सा जो है आप अपना डिफेंस ले सकते हो। तो डिफेंस आप ले सकते हो, एक तो आपको मिला है कोई प्रिस्क्रिप्शन, आपने प्रिस्क्राइब कर दिया कि मुझे ये कारण से ये जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, और सेकंड है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तहत अगर कोई एक्ट किया गया तो उसमें आप जो है अपना बचाव ले सकते हो। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। नेग्लिजेंस जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, जिसमें हमने हमारी ड्यूटी थी केयर करने की और उसको हमने केयर नहीं किया और उससे डैमेज हो गया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नेग्लिजेंस उसी को ही कहते हैं। टॉर्ट के अंदर नेग्लिजेंस जो है लापरवाही के लिए उसकी कॉग्निजेंस ली जाती है, उसका संज्ञान लिया जाता है और उसकी लीगल ड्यूटी उसमें डिसाइड की जाती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट राइट है और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है।
टॉर्ट के अंदर है स्लैंडर इज एसेंशियल। स्लैंडर जो होता है वर्बली जो किसी का हम डेफेमेशन करते हैं, कह रहे स्पेशल डैमेज जो है दिया गया है डिफेंडेंट को, और किस केस में आप जो है सिलेंडर के केस में एक प्रूफ माना जाएगा स्पेशल डैमेज का। कौन सा ऐसा मैटर है जब सिलेंडर के मामले में एक प्रूफ माना जाएगा। पहला कहता है कि वर्ड्स इम्प्यूटिंग क्रिमिनल ऑफेंस, जिसमें ये कह दिया कि ये व्यक्ति जो है एक अपराधी है, तो वो क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर डेफेमेशन है। वर्ड्स इम्प्यूटिंग प्लेंट ही इज एन इनफैक्ट कि ये कह दिया कि अब इसको तो कोरोना बीमारी है, हालांकि उसको कोरोना बीमारी नहीं है, तो भी वो क्या है, डेफेमेशन की कैटेगरी में आ गया। वर्ड्स प्रेजुडिस उसको प्लेंटिव को कहता है कि उसके साथ ऑफिस में ये तो दूसरों के साथ भेदभाव करता है, तो ये भी उसकी रेपुटेशन के ऊपर हनन हो रहा है। वर्ड्स इम्प्यूटिंग अनचेस्टिटी, किसी वुमेन की करेक्टर पर जो उंगली उठाई जाती है वो भी क्या है, सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रैलेंस वर्सेस फ्लेचर का जो केस है उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक्सेप्शन क्या नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसने माना कि मुझे इसके लिए छूट मिलनी चाहिए, तो उसको किसी प्रकार की छूट इसके तहत नहीं दी गई। कौन सा राइट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को आप शिक्षित करो, कंज्यूमर को आप शिक्षा प्रदान करो कि आपको कैसे फाइल करना है केस। राइट टू सीक रेड्रेसल, और उसको उपाय बताओ। एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स, की उसे वैरायटी ऑफ गुड्स है उसको कैसे एक्सेस करना है और कैसे उसके प्राइस को डिसाइड करना है। और वो गुड्स और सर्विस जो है, जो भी उसने सामान खरीदना है मार्केट से, सर्विस लेनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी तीनों सही है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन स्टेट कमीशन का क्या है? कितने तक वो जो है स्टेट कमीशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कहाँ तक वो अपना जुरिसडिक्शन पैसे का देख सकता है, कितने तक वो पेमेंट करवा सकता है? तो इसका अंदर ऑप्शन है 20 लाख और नॉट एक्सीड 1 करोड़, कि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वो दिलवा सकता है, लेकिन उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। स्टेट कमीशन की बात हो रही है, सेंटर के उसकी नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट की। सेक्शन 12 पार्टनरशिप का कहता है, सेक्शन 12 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस का। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जब किसी ने कुछ कंपनी या पार्टनरशिप के साथ साथ कुछ गलत एक्टिविटी कर दी, तो उसका जो फाइनल डिसीजन है किसके द्वारा लिया जाएगा? सीनियर मोस्ट पार्टनर के द्वारा नहीं लिया जाएगा। जज तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होगा, आर्बिट्रेटर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जो मेजोरिटी होती है पार्टनर की उसके बेस पर ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या एसेंशियल होता है? सबसे पहले ऑफर किया जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर एक्सचेंज ऑफ गुड होगा, फिर ट्रांसफर करी जाएगी प्रॉपर्टी। तो चारों की चारी चीज़ें जो है एसेंशियल होती हैं। वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो गुड्स जो है पास कर दिए गए बायर को, और बायर जो है जानबूझकर मना कर रहा है उस गुड्स को लेने के लिए और टर्म्स ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बायर क्या सेलर को सू कर सकता है? बायर अब सेलर को सू नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना राइट वहाँ पर खो दिया है। तो इस तरीके से बायर को कोई राइट नहीं मिलता। सेलर जो है एंटाइटल है, सेलर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्राइस था उसके लिए एंटाइटल है। तो ए इज रॉन्ग और आर इज राइट, सी ऑप्शन। मैच कीजिए इनमें से केसेस किसके रिगार्डिंग है ये। इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू पास प्रॉपर्टी, ये कौन से केस में डिस्कस किया गया था? यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के केस में ये डिस्कस किया गया था। असर्टनमेंट ऑफ इंटेंशन टू पास ऑफ प्रॉपर्टी, असर्टनमेंट किसी प्रॉपर्टी को पास करने से पहले उसको डिसाइड किया जाना, किस में डिस्कस किया गया था? ये डिस्कस किया गया था घासीराम के केस में। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये किस में डिस्कशन किया गया था? उषा बेल्टन के केस में। स्पेसिफिक गुड्स जो है वो डिलीवरी स्टेट में होने चाहिए, बद्री प्रसाद का केस है। तो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसके साथ उसका तालमेल नहीं बन रहा है, इसके विरोध भी हैं, तो जो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या वो इरेगुलरिटी जो है कंपनी के रिगार्डिंग वो सेट कर सकता है? नहीं कर सकता। इफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कंसिस्टेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट के अनुसार, जो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या वो इरेगुलरिटी को इंडोर का मतलब है कि जो आंतरिक उनके बीच में जो काम चल रहा है कंपनी का, क्या उसमें वो सेट कर सकता है? तो इसमें वो सेट कर सकता है। आउटडोर नहीं कर सकता, इंडोर कर सकता है। मैच कीजिए डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये तो अब हमारे शायद कंपनी एक्ट 1956 की कंसेप्ट है, शायद नहीं है, अगर है तो चलो देख ही लेते हैं। डायरेक्टर्स विद
अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ पर ये डिस्कशन किया गया है? सेक्शन 322 और 323 में ये डिस्कशन किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी बाय अनडिजायरेबल पर्सन, ये डिस्कशन कहाँ किया गया है? ए के अंदर सेक्शन 202 में। डायरेक्ट कैन नॉट असाइन इज ऑफिस, अपना ऑफिस जो है वो असाइन नहीं कर सकता, सेक्शन 312। अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ प्रॉफिट अंडर द कंपनी, सेक्शन 314। राइट ऑप्शन है फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये कुछ डेफिनेशंस है कौन कौन से सेक्शन में दी गई देख लेते हैं। इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिया गया है सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर की जो लाइबिलिटी है वो दी गई है, बताई गई थी यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अंकुर कॉरपोरेशन में। लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, एंडोर्स किया है जिसने, उसकी क्या लाइबिलिटी है, ये किस में दिया गया है? सी में, 35 में। लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई ऑफ ए चेक सेक्शन 31 में दिया गया। तो राइट ऑप्शन है इसका फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है? आंसर दीजिए। इन ऑर्डर दैट अ पर्सन कैन बी कॉल्ड है होल्ड इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि एक नियम से, कानून से जिसने होल्ड किया चेक को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ही मस्ट शो, वो बताएगा क्या क्या चीज़ें, वो बताएगा कि ही इज़ द ड्रॉअर, क्या वो ड्रॉअर है, वो बताएगा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ही हैज़ ऑब्टेन इट विदाउट कंसेंट, इसने जो चेक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिना किसी रुपए के लेन देन के किया है, तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं शो नहीं करनी पड़ेंगी उसे। दैट ही हैज़ ऑब्टेन इस मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी हो गई तब वो इसे ऑब्टेन कर रहा है, सही है। गुड फेथ में ऑब्टेन कर रहा है, सही है। तो लास्ट की जो दो स्टेटमेंट है वो सही है, थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा ये जो है आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंथी हो, लेकिन लेंथी हो तो क्या है, हमें थोड़ी सी रिवीजन तो करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो है हम एग्ज़ाम में कुछ अच्छे से अपना हम डिस्कशन जो है कंप्लीट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से उसको स्कोर भी कर पाएंगे। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको लगता है चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक नहीं है, सिर्फ एक टाइम पास है, तो आपकी इच्छा, आप सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। मेरा ये न्यू चैनल है तो इसे ग्रो होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब तक मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ये जो चैनल है जिसको स्टार्ट किए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, और 3 महीने के अंदर आपने जो प्यार और सहयोग मुझे दिया इस चैनल को ग्रो करने में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल पर तकरीबन 102 या 3 के करीब वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आपका ऐसे ही मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। कोरोना के इस काल में आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।